सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। कक्षा 11 और विषय इतिहास की बात करें और विषय इतिहास में हमारा चैप्टर आज स्टार्ट हुआ है 5वां, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। कौन सा? यायावर साम्राज्य। से पहले 4 पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। इस पार्ट की ओर चलते हैं। तो सभी विद्यार्थी वीडियो देखते हो तब लाइक कर दिया करो वीडियो को, और कमेंट का अगर आपको ऑप्शन आता है तो उसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वहाँ कमेंट कर दिया करो। और जल्द ही आपके अब टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं, तो उस टेस्ट की प्रक्रिया के लिए जितने पाठ आपको पढ़ाए गए हैं उन पाठों का आप अध्ययन करें, क्योंकि टॉपिक वाइज आपके ये जैसे ही 9वीं क्लास के टेस्ट करेंगे आपके टेस्ट शुरू हो जाएंगे, तो आप पढ़ना शुरू कर दें। अब स्टार्ट आता है 5वां पाठ, यायावर साम्राज्य। ऐतिहासिक बातें। विश्व का इतिहास है, थोड़ा सा मुश्किल होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि नए नए आप छोटी सी किताबें पढ़ के आते हो 10वीं में, फिर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती है, तो उससे धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप उसमें डलते जाओगे। यायावर साम्राज्य की अवधारणा विरोधात्मक प्रतीक हो सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि यायावर लोग मुख्यतः घुमक्कड़ होते थे। कौन से होते? घुमक्कड़, यानी घूमने फिरने वाले, इधर उधर घूम फिर कर जीवन यापन करते थे। यह भी कहा जा सकता है कि यह सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं। दूसरी ओर साम्राज्य शब्द भौतिक अवस्थियों को दर्शाता है। साम्राज्य ने जटिल सामाजिक और आर्थिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की और एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभागीय प्रदेश में सुचारू रूप से शासन प्रदान किया। लेकिन कई बार समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं बहुत संकीर्ण और गैर ऐतिहासिक हो जाती है, क्योंकि वे किसी बंधे बंधाए सांचे में उन्हें डालते हैं। ये परिभाषाएं तब त्रुटिपूर्ण सिद्ध होती है जब हम यायावर समूहों द्वारा निर्मित उनके कुछ साम्राज्य संबंधी संगठनों का अध्ययन करते हैं। अध्याय 4 में हमने इस्लामी इलाके में राज्य निर्माण का अध्ययन किया और अरब प्रायद्वीप की बद्दू यायावर परंपरा पर आधारित है। बद्दू जनजाति थी ना, आपने पढ़ा था 12वीं क्लास के अंदर है। इस अध्याय में एक भिन्न वर्ग के यायावरों का अध्ययन किया गया है। ये मध्य एशिया के मंगोल, जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना चंगेज खां के नेतृत्व में की थी। उसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। कृषि पर आधारित चीन की साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना में शायद मंगोलिया के यायावर लोग दीनहीन, जटिल जीवन, दीन यानी गरीबी में, जटिल जीवन यानी मुश्किल कठोर जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया के ये यायावर एक ऐसे अलग थलग द्वीप के निवासी नहीं थे जिन पर ऐतिहासिक परिवर्तनों का क्या पड़े, प्रभाव पड़े। न समाजों ने विशाल विश्व के अनेक देशों से संपर्क रखा, उनके ऊपर अपना प्रभाव चढ़ा और उनसे बहुत कुछ सीखा जिनके वे एक संपूर्ण अंग थे। इस अध्याय में हमें ज्ञात होता है कि मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित कर एक भयानक सैनिक तंत्र और शासन संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। मंगोलों के सामने ये चुनौती थी कि वे केवल अपनी स्टेपी परंपराओं के जरिए हाल ही में विजित क्षेत्रों का शासन नहीं चला सकते थे। यह इस वजह से था कि इस नए क्षेत्र में उन्हें तरह तरह के लोगों, अर्थव्यवस्था और धर्मों का सामना करना पड़ा। अपने यायावर साम्राज्य बनाने के लिए उन्हें नए कदम उठाने पड़े और समझौते भी करने पड़े। इस साम्राज्य का यूरेशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसने मंगोलों के समाज के चरित्र और संरचना को हमेशा के लिए बदल डाला। ठीक है, इसके बाद देखिए, स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर कोई साहित्यक नहीं रचा, इसलिए हमारे इन यायावरी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों यानी बस सुने सुनाए यात्रा वृत्तांतों, जहाँ कहीं भी गए, और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से प्राप्त होता है। इन लेखकों की यायावरों के जीवन संबंधी सूचनाएं अज्ञात और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। मंगोलों की साम्राज्यिक सफलताओं ने इनके विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। इनमें से कुछ ने अपने अनुभवों के यात्रा वृत्तांत लिखे, अन्य मंगोल अधिपतियों के राजाश्रय में रहे। इन व्यक्तियों की पृष्ठभूमि अलग अलग थी यानी यात्रा करने वाले अलग, सुनी सुनाई बात कहने वाले अलग, नगरीय विकास वाले अलग 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 थी।
वे बौद्ध, कन्फ्यूशियसवादी, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे। यद्यपि इन लोगों को मंगोल रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था, इनमें से अनेक ने इनके विषय में सहानुभूतिपरक विवरण और यहाँ तक कि उनकी प्रशस्तियाँ भी लिखी। ऐसे विवरणों ने यूरेशिया के शहरों से उपजे निंदापूर्ण लेखों को चुनौती दी, जिनमें मंगोलों को स्टेपी लुटेरा बताकर हाशिए पर डाल दिया गया था। इस सबसे मंगोलों की तस्वीर पहले से ही कहीं ज़्यादा जटिल हो गई, अतः मंगोलों का इतिहास हमें ऐसे रोचक तथ्य उपलब्ध करवाता है जिसके कि सामान्य अभ्रमणशील समाजों द्वारा जिस ढंग से यायावर समुदायों को आदिम बर्बर के रूप में पेश किया गया है, इस प्रकार प्रश्न चिन्ह लग जाता है। संभवतः मंगोलों पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य 18वीं और 19वीं सदी में रूसी विद्वानों ने उस काल में किया जब जार शासक मध्य एशिया क्षेत्रों में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहे थे। ये कार्य औपनिवेशिक वातावरण में हुए, जो प्राय हमें सर्वेक्षण टिप्पणियों के रूप में मिलते हैं। उन्हें यात्रियों, सैनिकों, व्यापारियों और पुराविदों ने तैयार किया था। प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में सोवियत गणराज्य के विस्तार के उपरांत नवीन मार्क्सवादी इतिहास लेखन में यह तर्क प्रस्तुत किया। मार्क्सवादी क्या होते हैं? जो पूंजीवादी का विरोध करते थे। सोवियत गणराज्य जो आज रूस है ना, उसको कहते हैं। इसने चंगेज खां और उभरते हुए मंगोल साम्राज्य को, अब मैंने अपने नाम सुना मुगल वंश, 10वीं में पढ़ के है ना मुगल वंश, वहीं से मुगल स्टार्ट होता है। मानव विकास की उस संक्रमण अवस्था के दायरे में रखा जिसमें जनजातीय उत्पादन प्रणाली से सामंती उत्पादन प्रणाली की ओर परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन सापेक्षिक रूप से एक वर्ग विहीन सामाजिक व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था की ओर हुआ, इसमें कृषक, भूस्वामी, लार्ड के बीच एक विशाल अंतर पाया गया। इतिहास की ऐसी निर्धारित व्याख्या का अनुसरण करने पर भी मंगोल भाषाओं, उनके समाज और संस्कृति पर अति उत्तम शोध बोरिस याकोलेविच, व्लादिमीर स्टॉव जैसे अन्य विद्वानों ने किया। दूसरे अन्य विद्वान वेलिसी व्लादिमीरोविच बार्टोल्ड ने सोवियत विचारधारा का समर्थन नहीं किया। एक ऐसे समय जब स्टालिन के शासनकाल में आंचलिक राष्ट्रवाद के कारण घबराहट व्याप्त हो गई थी, तब बार्टोल्ड के द्वारा चंगेज खान, उनके वंशजों के दिन मंगलों का जीवन और उनकी उपलब्धियों के सकारात्मक और सहानुभूतिपरक विवरण में उन्हें अभिवेचकों के रोष का पात्र बना दिया। उन्होंने बार्टोल्ड की रचनाओं के प्रसार पर कठोरतापूर्ण पाबंदी लगा दी और केवल 1960 के दशक में उदारवादी खुश्चेव युग के दौरान और उसके उपरांत की उनकी रचनाओं को 9 खंडों में प्रकाशित किया गया। पार महाद्वीपीय मंगोल साम्राज्य के विस्तार का मतलब यह भी था कि जो शोध के स्रोत विधानों को उपलब्ध वे अनेक भाषाओं में रचे गए हैं। उनमें सबसे निर्णय स्रोत चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी में उपलब्ध है। यह महत्वपूर्ण सामग्री हमें इतालवी, लातिन, फ्रांसीसी और रूसी भाषा में मिलती है। अक्सर एक ही मूल ग्रंथ विभिन्न आशय के साथ 2 अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। उदाहरण के लिए चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उनन्यूतोबियन मंगोलों के गोपनीय इतिहास, जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते एक दूसरे से अलग है। इसी तरह मार्को पोलो द्वारा मंगोल राजदरबार का यात्रा वृत्तांत, जो कि इतालवी और लैटिन भाषा में उपलब्ध है और वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते। चूँकि मंगोलों ने अपने बारे में समय बहुत कम इतिहास रचा और विदेशी साहित्यिक वातावरण में रहने वाले विद्वानों ने उनके बारे में ज़्यादातर लिखा, अतः इतिहासकारों को उन विदेशी मूल्य रचनाओं में जिन वाक्यांश का प्रयोग हुआ उसका मंगोल भाषा के करीबी अर्थ निकालने के लिए वाकगमी में शक की भूमिका अदा करनी पड़ी। इगोर दे रखेविल्टस और हरेहार्ड डोब्रर जैसे विद्वानों की रचनाएं मध्य एशिया के आवारों के इतिहास को पढ़ने की कठिनाइयों को उजागर करती हैं। हम इस अध्याय में आगे चलकर देखेंगे कि चंगेज खान और मुगलों के विश्वव्यापी साम्राज्य के बारे में उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि के बावजूद उद्यमी विद्वान अनुसंधानकर्ता को भी बहुत कुछ छानबीन करना बाकी है। अब पढ़ते हैं भूमिका। मैंने यहाँ से पाठ है, देखो अब इस चित्र में देखिए, ये चित्र है मंगोल साम्राज्य। देखिए मंगोल साम्राज्य यानी स्टार्ट मंगोलिया, ठीक है। ये मंगोल साम्राज्य आगे, सारा रूसी सामंत आगे, मास्को, इधर यूरोप आ गया, इधर हमारा ये भारत आ गया, इधर आए थे ना दिल्ली पर मंगोल, बाबर आया था। ये कैस्पियन सागर झील है, ये काला सागर है, ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, फारस की खाड़ी है, ध्यान रखना इनको।
हांगजाओ, युआंगजाओ नाम पड़े हैं ना सारे के सारे। तुर्फान, बुखारा, ताशकंद, मरव, बलख, हेरात, तो इनके नाम ध्यान रखना। भूमिका में देखो क्या 13वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में यूरो एशियाई महाद्वीपों के महान साम्राज्यों ने मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश में एक नई राजनीतिक शक्ति के अभ्युदय के एक बड़े खतरे का अनुभव किया। चंगेज खां की मृत्यु 1227 ने मंगोलों को संगठित किया, पर चंगेज खां की राजनीतिक दूरदर्शिता मध्य एशिया के स्टेपी प्रदेश मंगोल जाति का एक महासंघ मात्र बनने से अधिक दूरगामी थी। उसे ईश्वर से विश्व पर शासन करने का आदेश प्राप्त था। यद्यपि उसका अपना जीवन मंगोल जातियों पर कब्जा जमाने और साम्राज्य का संलग्न करने में उत्तरी और तुरान, जिसको ट्रांस ओशियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेपी प्रदेश के विरुद्ध युद्ध आंदोलनों के नेतृत्व और प्रत्यक्ष संचालन में बीता। यद्यपि उसके वंशजों ने इस क्षेत्र से और आगे आकर चंगेज खां के स्वप्न को सार्थक किया, दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। चंगेज खां के आदेशों के मुताबिक उसके पोते मोन के 1251 से 60 ने फ्रांस के शासक लुई नौवें को यह चेतावनी दी कि स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक अधिपति चंगेज खां स्वर्ग पुत्र, जब शाश्वत स्वर्ग की शक्ति से संपूर्ण विश्व सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक है आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। यद्यपि आपने यह शाश्वत वर्ग की अनुमति को समझ लिया, फिर भी आप इस पर पूरा विश्वास नहीं करते हुए आगे नहीं बढ़ते, तो वह केवल कह सकते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट हैं, हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर इस विशाल के साथ आप हमारे युद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत वर्ग को भी पता चला जिसने कठिनाइयों को आसान बनाया और सुदूर को निकट बना दिया। यह केवल कोरी धमकियाँ ही नहीं थी। चंगेज खां के दूसरे पोते बाटू ने अपने 1936 से 41 के बयानों की रूस की भूमिका को मॉस्को तक रौंद डाला। यह कहने लगा कि शाश्वत आकाश मंगोलों के पक्ष में था। चीन के अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप यह मानने लगे चंगेज खां की आबाद दुनिया पर विजय ईश्वर का गुस्सा और यह क़यामत के दिन है। ठीक है, उस समय सबसे ताकतवर कौन था? चंगेज खां था। फिर देखो बुखारा पर कब्जा। परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवर्ती जुवेनी ने 1220 में बुखारा की विजय का वृत्तांत किया। जुवेनी के कथानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खां उत्सव मैदान में गया, जहाँ पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने नेक पाप किए और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अब कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार करने के बाद खुरासन भाग गया था। इससे नगर के भाग्य के बारे में प्रश्न पूछने पर उत्तर दिया। वे आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों को वध किया, लूटा और चले गए। मंगोल ने इस प्रकार से अपने साम्राज्य निर्माण और दूसरे विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को बौना बना दिया। नाम सुना ना सिकंदर। पूर्व औद्योगिक काल में जब प्रौद्योगिकी संचार व्यवस्था अपर्याप्त थी, तब मंगोलों ने अपने विशाल साम्राज्य के शासन और उसे नियंत्रित करने के लिए उन कौशलों का प्रयोग किया। ऐसे एक व्यक्ति जिसे अपने नैतिक और शासन के देवी देवताओं के प्रति इतना आत्मविश्वास था। चंगेज खां ने अपने अधिकार क्षेत्र में बसे विविध सामाजिक और धार्मिक समुदायों के साथ किस तरह संबंध रखा, उसकी राजसत्ता के विकास में इस बहुविविधता का क्या हुआ। जो भी हो, मंगोलों और चंगेज खां की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को बेहतर ढंग से समझने के लिए उचित होगा कि हम अपनी चर्चा चंद साधारण प्रश्नों से शुरू करें, जैसे कि मंगोल कौन थे, वे कहाँ रहते थे, उनके संबंध उनके साथ थे, किन के साथ थे, और उनके समाज और राजनीति के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली। ये तो थी वैसे ही यायावर साम्राज्य। अब सही रूप से स्टार्ट होती है मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये पढ़ेंगे अगले वीडियो में।